This is me, Rajesh Dixit from Lalitpur UP, and I'm going to teach you mathematics. So all the students pay attention about it, and I'm going to start. This is the 14th video presenting for the quadratic geometry, and the exercise is going to carry on 6.4. And this is the question of the 14. All of them are knowing very well. These one are two last questions from this exercise, and after completing this exercise, I'm going to start the unsolved model paper. This one is Rajiv unsolved papers, and only for day I'm just completed this one, some questions, and after and sometimes later I'm going to start you board questions. So please pay attention to this question, and now carry on. Thanks. यदि बिंदु A 1,-2, B 2,3, C -3,2 और D -4,3 एक समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, तब AB को आधार मानकर इस समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए, समचतुर्भुज कैसे होता है बेटा, थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये वर्ग कहलाता है। जहां पे चार भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। हमारे वर्ग में एक विशेषता होती है कि यहाँ पर 90 अंश के कोण बनेगा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस लाइन को मैं हटा दूँ, यहाँ इस लाइन को भी मैं हटा दूँ, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर दूँ, इसको थोड़ा मैं कम कर दूँ, नोटिस करिए, मतलब लाइन को इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँ। अब यहाँ रेखा भी वही हो जाए और यहाँ भी रेखा वही हो जाए, जिस समचतुर्भुज कहलाता है। मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ये बात ध्यान रखिए। आपकी चारों भुजाएं, इनको हम कहेंगे ए, बी और सी और डी। माय डियर स्टूडेंट, वर्ग माने जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोणों पर 90 अंश के कोण बनते हैं, इसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग के लिए क्या कर सकते हैं कि वर्ग का यहाँ पर कोण सभी कोणों का 360 तो होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सम माने समान और चतुर्भुज माने ऐसे चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी समस्त भुजाएं समान हो, लेकिन 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण होने पर वो वर्ग बनेगा। आपको ज्ञात है वर्ग आयत, वर्ग बिगड़ करके समचतुर्भुज बनता है। तो आयत में, अगर आयत मीन्स क्या है, अगर कोई भी भुजा कुछ ऐसी भुजा है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, और बड़ा ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर। अगर किसी कारणवश ये भुजा में 90 अंश का कोण समाप्त हो जाता है और थोड़ी सी भुजा लंबी हो जाती है और इस तरह से बन जाता है, थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर, लेकिन यहाँ पर 90 अंश का कोण समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यह कैसा होता है, यह समांतर चतुर्भुज है, समान अंतर। और समलंब क्या कहलाता है, जिसमें आपकी कोई भुजा ये साइड से हो, समलंब में एक भुजा बड़ी लेकिन इसके बीच की दूरी बराबर है, इस तरह से ये समलंब कहलाता है। जिस समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब। समलंब क्या होता है, दोनों भुजा असमान होती है, ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है, चारों भुजा असमान माने समान नहीं होगी कोई भी भुजा। यहाँ आमने सामने की भुजाएं समान है, यहाँ पर चारों भुजाएं समान है, लेकिन समलंब में क्या होती है, आपकी किसी भी भुजा समान नहीं होती है, परंतु उसके बीच की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है, यानी समांतर। समांतर तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसकी विशेषता होती है, इसकी जो डायगोनल्स होती है ये समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभाजित करते हैं। डायगोनल्स मान मतलब विकर्ण। इसके डायगोनल जो होंगे वो क्या करेंगे, ये डायगोनल्स अपने आप में 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी विशेषता होती है समचतुर्भुज की डायगोनल्स है, डायगोनल्स माने विकर्ण, बीच में कर्ण, बीच में कर्ण को विकर्ण कहा जाता है, वह 90 अंश पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश की। ये समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब। पतंग आपको पता है, पतंग चतुर्भुज होता है, ये पतंग के माफिक होता है। और अगर किसी भी चीज के लिए कैसे भी बन जाए कोई भी चतुर्भुज, तो इसको कहते हैं अनियमित, माने कोई नियमित नहीं है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है, उस चतुर्भुज को कहा जाता है। आइए हम टॉपिक पे आते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, नंबर 1 क्षेत्रफल होता है, जिसको मानकर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई तो बाद में मानना है, सबसे बड़ी ये भुजाएं कहलाती हैं। ये भुजा मान लो, आप मान लो ए भी भुजा आपकी ए कहलाएगी, आपको क्या ए भी भुजा ए कहलाएगी, और सामने वाली भुजा भी ए कहलाएगी। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या होगी, जो ऊंचाई कह रहा है एच, जो ऊंचाई कैसे होगी, माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या है, ये भुजा ए एच, तो आपका इसका क्षेत्रफल होता है। अगर हम बात करें इसकी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल,
आपको देखिए जब भी सवाल करना पड़ता है तो उसकी IQ, उसकी जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में या उसके बारे में उसकी गहराई के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। क्षेत्र इसका दो तरीके से निकलता है। नंबर 1 तरीका क्या होता है, जब ऊंचाई और आधार दिया हो, इसका सूत्र होता है ऊंचाई गुणे आधार। इसको हम कह भी सकते हैं H गुणे B, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। और क्षेत्र इसका डायगोनल से भी निकलता है A/2 गुणे D1 गुणे D2। अगर मान लो यहाँ पे दो डायगोनल हैं, दो विकर्ण हैं, पहला विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है, तो ऐसे स्थिति में A/2 D1 D2 से भी निकाला जा सकता है। अब हमें निकालना क्या है आइडिया, ऊंचाई। तो दोनों तरीके से निकाला गया हमारा क्षेत्रफल जो होता है वह बराबर होता है। हम इसका आधार की भुजा निकाल सकते हैं बिंदु C से बिंदु से लेकर के। तो आधार की बिंदु आपकी दिस इज B, इससे यहाँ पे B की वैल्यू आ जाएगी। आप दोनों डायगोनल निकाल, डायगोनल माने दोनों विकर्ण चाहिए, दोनों विकर्ण दिए हैं, दोनों विकर्ण की वैल्यू आपने निकाल दी। तो दोनों विकर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे और आप आधार बेस, इसका जो आधार है चूंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होगी, ये मैं पहले बता चुका। तो ऐसी स्थिति में जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक भुजा को लेकर के या एक भुजा को लेकर के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा H का मान निकल जाएगा जो कि हमें चाहिए। H मींस हाइट ऑफ द, यहाँ बात आ रही AB को मान के समचतुर्भुज की ऊंचाई, ये बात जो आ रही है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी, आप पहला डायगोनल निकालिए, दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकालिए, डायगोनल माने विकर्ण, निकालने के बाद फिर आप B माने आधार, बेस आधार, आधार की भुजा चारों समान होती है, आधार लिख दीजिए, आपका H की वैल्यू निकल आएगी। ये इसकी ट्रिक हो गई। आइए अब हम सवाल को करते हैं ताकि हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम को कर सकें। सबसे पहले हम भुजा निकालना चाहेंगे। उसने क्या दिया, समचतुर्भुज, उसने क्या क्या दिया, समचतुर्भुज। आइए निर्देशित करते हैं, एक ही वैल्यू क्या होगी 1, -2 चेक करते जाइएगा, क्योंकि अगर कोई गलती हो तो आप तुरंत बता देंगे। और -3, -2 और चौथा आपका है -4, -3। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, उपरोक्त AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। कैसे, कारण उसका लिखा करें, जब भी बार लिखे तो उसका कारण दिया है, समझ दिया है या ज्ञात है, क्या ज्ञात है, समचतुर्भुज ज्ञात है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर। अगर आपको पहले सवाल में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज है, तुमने चारों भुजाएं निकाली थी, बराबर आ गई थी, और बीच का विकर्ण का सूत्र उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों की उत्पत्ति मारा गया, तो हमने कह दिया चारों भुजाएं तो बराबर है, लेकिन किसी भी जगह 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, वही समचतुर्भुज है, वो मैंने सिद्ध किया था। अभी आपने एक या दो वीडियो पहले आप क्वेश्चन देखें। अब आपका एक भुजा की आप लंबाई निकाल दीजिए। AB भुजा की लंबाई निकालने के लिए माइडियर सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे हम करेंगे x1 के लिए मैं आपको बता दूं, आप यहां से यहां मान लीजिए, इसको अगर घटाएंगे तो 2 से ही आप घटाएंगे, ठीक। अब आपका ऐसा ना हो जाएगा, यहाँ तो आपने 2 से घटा दिया, अब यहाँ चलिए तो आपने पहले यहाँ 2 लिख दिया, 2 में से आप -3 घटा दिया, यहाँ गलती है। आप एक बात जानिए, अगर यहाँ दूसरे में से पहले को घटा रहे तो फिर निश्चित है y के मान को भी दूसरे से पहला ही घटाया जाएगा। यहाँ 2 से -2 को घटाया, 2 से सॉरी -1 को घटाया, यहाँ पे क्या घटाएंगे, 3 में से हम लोग -2 को घटाएंगे तो माइनस के हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे हम आप रन करेंगे, 2 में से क्या तो कितना बचा, 1 स्क्वायर प्लस 3 2 5 स्क्वायर। आगे हम यहीं कर देंगे इस सवाल को, क्या आ जाएगा, 55 25 और 1 26, 1 धन 25। फाइनली हमारा क्या आएगा, AB जिसको हम कहेंगे B माने आधार बराबर कितना आएगा 26। मतलब आधार अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आधार बराबर वर्गमूल 26। ये पहली बात हमने निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये समचतुर्भुज है, इसलिए अगर कोई भी भुजा की आप बात करेंगे तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यह समचतुर्भुज की विशेषता है। जैसे कि मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, बोर्ड पे मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ज्ञात करा रहा हूँ कि आपकी चारों भुजाएं कैसे होगी, बराबर। अब आपको चाहिए डायगोनल्स। आइए डायगोनल्स के बारे में हम ज्ञात करते हैं। मान लो सपोज हम पहले डायगोनल निकालें AC विकर्ण,
AC विकर्ण निकालेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया चूंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती, चलिए ऐसे ही निकाल देते हैं। AC विकर्ण के लिए आप एक काम करें, सबसे बढ़िया बेहतर तरीका होता है आप दोनों बिंदु को उसके सामने रखें। सबसे पहले A की वैल्यू क्या है जिससे आपको डाउट नहीं होगा, 1, -2 चेक करते जाएगा ताकि गलती ना हो जाए, -3, इसको कहेंगे x1 y1, आप ऐसे में लिख लिया करें x2 y2। अब आप सवाल से लगा सकते हैं, आपका AC बराबर आ जाएगा वर्गमूल में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, ये रूल होता है, AC हमारा विकर्ण होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। AC और BD की मान वैल्यू निकालनी, दोनों विकर्ण और आधार की भुजा तीनों लेकर के हम उस सवाल की ऊंचाई निकाल देंगे, जो मैं पहले बता चुका। मैंने आपको एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था शायद शुरुआत में, जिसमें मैंने बताया था वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और अनियमित चतुर्भुज और पतन चतुर्भुज, जिसे डायमंड चतुर्भुज भी कहते हैं। आगे आप चलेंगे, आगे चलने की विशेषता क्या होगी, यहाँ पे -3 लिखा, -3 2 1 -2, ठीक है, -3 एम आई राइट, घटाएंगे -2, कोई बड़ी बात नहीं, प्लस यहाँ 2 लिखेंगे तो आपने लगा 2 माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे आप बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सेक्शन आपके जुड़ जाते हैं, 3 से -4 आ जाएगा, -4 की होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 की होल स्क्वायर। आप इस बात को जान लें, चर्चों के 16 और चर्चों के 16, बेटा एक बात जान लीजिए, किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग। आप इसको मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूँगा, जब भी कोई चीज आ जाए एक सी, इसको आप चर्चों को 16 दूनी 32 आ जाएगा, 32 को आप खोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक जोड़ा 2 जोड़ा 2 दूनी 4 4 बनूंगा 2। एम आई राइट? मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी वर्ग आ जाए, वर्ग माने आपको मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी वर्ग आ जाए, कोई भी वर्ग, 4 का वर्ग 9 का वर्ग, तो ऐसी स्थिति में यह किसका वर्ग था हमारे स्टूडेंट, 4 का वर्ग आ गया, एक वर्ग भाई 4 का 16 आ जाएगा, एम आई राइट? कोष्ठक में आ जाएगा 1 2 कैसे आएगा, ट्रिक हम ट्रिक बताते हैं, क्योंकि ये हमारा इसमें जैसे कोई लेना देना नहीं, मैं समझा रहा हूँ बड़े क्वेश्चन में। आप इसको लिखेंगे 16 बाहर निकालेंगे, कहा क्या आएगा 1 + 1, एम आई राइट? फिर 16 को बाहर रखेंगे, 16 यहाँ पे बना जाएगा इसका 2 का, 16 इसका वर्ग होता है 4 वर्ग, इस तरह से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो आप कभी भी दिमाग में रख लें, अगर किसी भी संख्या का वर्ग आता है, किसी संख्या को 2 बार लिखी जा रही है, तो उसको सीधा 4 का वर्ग है तो 4 वर्ग सीधा लिख सकते हैं। अगर कहीं भी कोई वैल्यू आ जाए तो मैं आपको कई एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो यहाँ पे आंसर आ जाता है 10 घन 10, ओके, 10 घन 10 तो नहीं आपका वर्ग होता, अगर हम 4 + 4 के तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता, तो 2 वर्ग आप एक ट्रिक मतलब एक 2 स्टेप प्लस कर सकते हैं। या फिर आपके लिए 16 दूनी 32 जोड़ा, 32 हमने अभी बोर्ड में बताया था, तो उसका गुणनखंड कर दिया, करके निकाल दिया। तो मतलब ट्रिक की बात, अगर कोई टेंशन हो, कोई डाउट हो, हमारे जो निचले स्तर के विद्यार्थी हैं वो अपने बिल्कुल सवाल को बिल्कुल परफेक्टनेस से किया करें, कोई भी डाउट ना लिया करें, इस बात का ध्यान रखें। AC बराबर वर्गमूल 4 वर्गमूल, ये चीज हमें दूसरी प्राप्त, जो हमारा पहला प्रकार आ चुका, पहला मान आया था आधार का हमारा कितना आ गया था, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप क्या किया, अगर नीले पेन से आप यूज कर रहे हैं तो आप अपने ब्लैक मार्कर से, ब्लैक स्केच से या ब्लू स्केच से आप उसको हाईलाइट कर दिया करें। हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करना किसी भी स्थिति में, नो, ये बात मैं हाईलाइट करना माने टीचर को बड़े आसानी से दिखाई दे, क्योंकि आपको बोर्ड का फेस करना है, बोर्ड का पेपर देना है, इसलिए जरूरी है कि आप क्या करें, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लें, फिर मिलते हैं। सबसे पहले आप कॉपी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बात कर रहा था, आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक हमारा डायगोनल निकल आया था, एक डायगोनल निकल आया था AC, अब हम निकालेंगे BD। तो BD के लिए वही है BD विकर्ण। तो BD विकर्ण के लिए आप टेंशन मत किया करें, वैसे तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो आप इसके लिए आप B और BD की वैल्यू ले सकते हैं, फिर सवाल कर सकते हैं। BD विकर्ण का सूत्र होगा, आपको पता है S2 - S1, किसी एक साइड से लेंगे प्लस y2 - 1, अगर आप इसको S1 S2 भी ले सकते हैं, y1 y2 ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे हम करेंगे S2 क्या है हमारे स्टूडेंट, B और D, तो D को हम S2 मानेंगे, तो -4 -2, डाउट नहीं रखिएगा, प्लस -3 और -3, देखिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ BD था तो B x1 x2 होगा, तो D x2 x1 y1 होगा, तो x2 y2, तो 2 - 4 तो +4 आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्टार्ट यहाँ से शुरू किया D से, तो
तो -4 और -2 ठीक है, -3 और -3 ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे, एक से चिन्ह जुड़ जाते हैं, -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना जाएगा -6 का होल स्क्वायर, माइनस को अगर बाहर निकालेंगे तो आपको पता है 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है। हमने कहा कोई डाउट ना रहे, हमने पहले बता रखा था, तो आप लोग कोई भी टेंशन 6 छम 36 और 6 छम 36 ठीक है। अब आप क्या करते हैं 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। मैंने दोनों तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, पहले उस तरीके से, इस बार इस तरीके से मैंने सब समझाने का प्रयास किया। आपको पता है माइनस का अगर 2 हाथ करते हैं तो माइनस बराबर प्लस हो जाता है, जिसमें पहले कई बार बता चुका। अब आ जाए आप गुणनखंड करेंगे 2 36, 2 का भाग दिया 36, फिर 2 का दिया 18, 2 का दिया 9, 3 तिल का 9, एक बार चेक कर लें, 3 तिल का 9, 9 दूनी 18, 36 दूनी 12, जोड़ा है उसको हम लोग निकाल दे बाहर, तो आ जाएगा 2 गुणे 3 वर्गमूल। मैंने क्या बताया, अगर वैल्यू कोई 6 है तो पक्की बात है 6 तो बाहर निकलेगी, 6 वर्गमूल 2 निकल आएगा, तो ये बात है 6 वर्गमूल 2। जैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ, ये चीज़ आपकी तीसरी आ गई, इसको कहेंगे हम लोग आपका तीसरा वाला विकर्ण, इसको हम कह सकते हैं माने बीडी विकर्ण आ गया, बीडी बराबर 6 वर्गमूल 2। इसी को हम तीसरा कर सकते हैं, पहले वाले को मत लगाएं क्योंकि बीडी आपका लिखा होना चाहिए। अब क्या होता है सवाल, दोनों तरीके से निकाला गया क्षेत्रफल बराबर, दोनों तरीकों से निकाल, चूंकि हमें आपको पता है कि यहां से लाइन कर सकते हैं, गया क्षेत्रफल बराबर होता है, तो कैसे कह सकते हैं L गुणे B इक्वल टू 1/2 D1 मल्टीप्लाई। ये सवाल बहुत आसानी सवाल है, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, जो मैं बोर्ड पर देख रहा हूँ। L क्या है लेंथ, जो ऊंचाई की बात करेंगे वृत्त, तो वो आपकी वृत्त की बात करेंगे। आ जाइए तो बात करेंगे L गुणे B की वैल्यू क्या आई थी, आपको पता है पहले बता रखा 26 आया था, इस स्क्वायर रूट में 1/2 मल्टीप्लाई बाय D9 की वैल्यू कितनी थी आपको पता होगा 4√2 और D2 की वैल्यू कितनी थी 6√2। एम आई राइट, कोई डाउट, शायद ये डाउट हुआ होगा। अब आगे चलेंगे, L मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू √2 को गुणा होगा 6 चौके 24, 24 जब पूरा मान आ जाएगा तो वैल्यू 2 आ जाएगी, बटे 2 कर देंगे कट जाएगा। अब वैल्यू L की निकालेंगे, L बराबर क्या आ जाएगा 20/√26। देखिए आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 16 आ रखा है, क्वेश्चन में आपके आंसर में 24/16 आ रखा है, 16 गलत है, 16 नहीं है, वो 26, क्योंकि आपकी भुजा चाहिए नीचे, और भुजा उसकी 26 आई। कोई भी वैल्यू आप कैसे भी भुजा निकालते हैं, मैं आपको एक बार बता भी दे रहा हूँ कि आप ऐसा तो नहीं कहीं डाउट हो, तो -3 में से आप यहाँ से हटाइए, -2 को हटाइए, आप इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस 2 में से उसको हटाइए, 2 में से -3 हटाइए, इसका वर्ग कर दीजिए, तो क्या क्या है -5 की 2 आते हैं, और यहाँ 3 में से जाएगा तो -2, 5 25 और 1 ही कम है, माने वर्गमूल में 26 आगे कौन से आप कोई भी भुजा निकालिए, आप किसी भी भुजा को निकाल दीजिए, यहाँ वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आपको 26 ही आएगी। अगर आप इसको करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर दो, इससे कोई मतलब नहीं कहीं से किसी में से हटा दो, -4 में से -3 हटाएंगे तो +3 आएगा, होल स्क्वायर प्लस -3 और जो -2 रहेगा -2 का होल स्क्वायर, तो देखो 3 दूनी 5 आ गया, 5 स्क्वायर है, यहाँ -1 स्क्वायर है, 5 25 26। तो मैंने बताया कि वैल्यू आप निकालेंगे तो समचतुर्भुज बता रखा है कि सभी भुजाएं उसकी कैसी हैं, बराबर है, मैं बता चुका हूँ। तो वो आपका यहाँ मान है वो 26 आएगा, क्योंकि नीचे भाग जो आना था वो B का आना था, B माने 20 माने आधार, भुजा का आना था, और भुजा की वैल्यू कितनी थी 26, तो वो गलती से 16 का 26 हो गया होगा। तो मैं चाह रहा हूँ आप राइट डाउन कर लें प्लीज, क्वेश्चन दिख रहा है उसको राइट डाउन कर लें, थैंक्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके तीनों शीर्ष क्रमशः A, B और C दे रखे हैं। आपको पता है कि आप सवाल को कैसे करते हैं, नंबर 1 लिखते हैं, दिया है मान लो A बिंदु, B और C ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और आपका C तक D वाला आपने निकालना है, क्योंकि नहीं दिया तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए फिर इसके बाद संबंधित सूत्र, समांतर चतुर्भुज एक्चुअली क्या होता है, या तो आगे साइड में या पीछे साइड, जिसकी भुजा समांतर हो
और साथ में आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा सॉरी सिंगल होगी, यहाँ सिंगल होगी, तो आपस में आमने सामने की भुजा कैसी हो, बराबर और समांतर। बीच की दूरी कैसी हो, बराबर, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, या इनके बीच की दूरी कैसी होती, समांतर होती, समान अंतर, समान बीच की दूरी। अब आइए इसको हम अगर क्रमशः लिखेंगे, ए बी सी डी। ए के निर्देशांक क्या है, 2,4, बी के निर्देशांक क्या है, 2,+3। इसको आप ग्राफ पे जरूर बना लिया करें। ग्राफ पे मतलब क्या है, आप बीच में एक लाइन खींच दिया करें, ऐसे कर दिया बन के तैयार हो। सी 2,6, डी चूंकि नहीं दिया है, यहाँ पे हम एक्स और वाई माने। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात है, जैसा कि आपको ज्ञात है। यहां लिखेंगे हमको ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम माने समान, द्वि माने दो, भागों में विभाजित करते हैं। तो अगर हम इस बिंदु को मान लें, सपोज कोई भी मान सकते हैं, इसको हम P मान लें। आपको पता है कि P पर दोनों तरफ D से B, BD की बात करेंगे तो मध्य बिंदु आएगा, AC की बात करेंगे तो भी मध्य बिंदु आएगा। मध्य बिंदु माने बीच, समद्विभाजित करना मध्य बिंदु। आइए इससे आपके P के निर्देशांक, P के निर्देशांक के लिए क्या होगा, x के लिए क्या होगा, x1 + x2 बटे 2। एक साइड से जहां वैल्यू दे रखी वहां से उसकी वैल्यू निकालें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 2 बटे 2 बराबर 4 बटे 2 बराबर यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगी आप। इसी प्रकार से y की क्या होगी, y1 + y2 बटे 2। ये आपको करना है, हमें नहीं करना। y1 + y2 बटे 2, y1 कितनी है 4, y2 कितनी है 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10 आ गया, 10 में 2 का भाग दिया तो आंसर आपका 5 है। आपका मध्य बिंदु प्राप्त हो चुका है। मध्य बिंदु जो इस साइड से हमने AC से प्राप्त किया है, वही मध्य बिंदु आपका B और D का। समझ पता, देखिए हमने AC का जो मध्य बिंदु है, मैंने ये कहा कि अगर मैं बात करता हूं तो वहां से यहां तक, जैसे सिंपल चीज, एक लाइन ऐसी गई और एक लाइन ऐसी गई, तो यहां से अगर यहाँ मध्य बिंदु 4 है तो जो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा, 4 होगा। तो अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है मध्य बिंदु पर, या समद्विभाजित करती है या मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसे स्थिति में उस बिंदु से चारों बिंदुओं की दूरी या चारों डॉट की दूरी या चारों भुजाओं की दूरी जो हमारे विकर्ण के रूप में, वह कैसे होगी, बराबर होगी या फिर आपकी समान होगी, आपको ज्ञात। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या होता है, अब इस साइड से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की P के लिए क्या है, P के लिए हम कह सकते हैं x1 + x2 बटे 2। P के लिए P बिंदु के लिए निर्देशांक, या फिर D के निर्देशांक, D के निर्देशांक क्या होंगे, इसके लिए x वाला सूत्र वही लगेगा, x1 + x2 बटे 2। फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, एक x की वैल्यू कितनी है x, दूसरी कितनी है 2 धन वर्गमूल 5, 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2। यहाँ वैल्यू 3 नहीं होगी बल्कि 2। कोई डाउट है आपको तो बताइए। नहीं, आपने क्या कहा x1 x2 x3, x से माना जाता है, x1 x2 माना जाता है, तो आपको क्या करना है x + 2 धन वर्गमूल, पूरा x वैल्यू आपकी x की है बटे 2 बराबर 2। अब आप यहाँ पे लाइन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 × 2 = x + 2 + वर्गमूल 3, यहाँ 4 हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे -2 बराबर x + वर्गमूल 3, 4 में से 2 गया 2, इसको लाएंगे माइनस वर्गमूल 3 बराबर x की वैल्यू आ गई आपकी, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो यहाँ 3 को उस साइड लाएंगे तो क्या मिलेगा -, तो -3, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई
2 वर्गमूल 3 यहाँ पर मिल चुका है 2 माइनस वर्गमूल 3 निर्देशांक 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम y का निकालेंगे तो y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 क्या है y1 एक्चुअल y ही नहीं y2 कितना हमारा 5 है बटे 2 और वैल्यू कितनी है 5। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10 प्लस 10 बराबर हमारे 5 दूनी 10 बराबर y प्लस 5 को साइड जाएंगे तो 10 में से 5 घट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी आ जाएगी जी आपका प्राप्त हो गया निर्देशांक जो प्राप्त हो गया वो क्या हो गया 2 माइनस वर्गमूल 3 तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो चुका है 2 माइनस वर्गमूल 3 आप जो देख रहे हैं देखने के कार्य देख हम बोर्ड भी चूंकि मुझे साफ करना पड़ेगा में भी आप जो देख रहे हैं देखने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो वैल्यू है हमारी एक्स वाई की वो हमने ए बी ए सी से मध्य बिंदु निकाल करके मध्य बिंदु ज्ञात किया उसी मध्य बिंदु को उन्होंने दूसरी साइड प्रयोग कर दिया तो हमारी वैल्यू निकल आई किसकी एक्स वाई। अब आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है तो आपको पता है कि एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट बेटा देखिए क्या है अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी तो पहले हम निकालेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इस तरह आप लिख लीजिएगा। अब फिर क्या करेंगे ए की वैल्यू लिखिए ए के लिए निर्देशांक क्या है 2,4 इसके नीचे लिखेंगे x1 y1 नोटिस करिएगा गलती ना हो जाए दूसरा लिखेंगे आप b और तीसरा लिखेंगे आप c क्योंकि भुजाएं एक दूसरे से मिली होती आपको पता b की वैल्यू क्या है 2 प्लस वर्गमूल 3 5 गलती ना हो जाए मैंने पहले बता रखा c की वैल्यू क्या है 2,6 चेक कर लें 2 4 ठीक है x1 x2 x2 y2 और x3 y3 ताकि आपको आराम से अगले सवाल भी बहुत अच्छी तरह से आप कर सकें इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें। यहाँ से आप डिवाइड कर लेंगे सूत्र लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाइए क्षेत्रफल के लिए बराबर की बात चूंकि आपको यहाँ से लिखना होगा लेकिन मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए A/2 आपको यहाँ से लिखना है आपके पास काफी में जगह होती चूंकि मैं बोर्ड के एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन एक चीज आपको यहाँ से लिखना मैं पहले बता चुका एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स मैंने बताया था वाई माइनस वाई आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक्स वाई माइनस वाई। अब आप क्या करते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 या x1 माइनस y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 आपको पता वही सूत्र होता है लेकिन हमने आपको एक अच्छे तरीके से सरल भाव से आपको समझाया। अब आप टॉपिक आइए आगे इसके बाद आप बराबर चूंकि बराबर आपने लगाया होगा यहाँ पे वही बराबर यहाँ पे 1/2 आएंगे। अब आपको आसानी से वैल्यू रख सकते x1 की वैल्यू कितनी है 2 यहाँ आसानी हो जाती है y2 की वैल्यू क्या है देखिए जी y3 की वैल्यू क्या है 6 आसानी हो जाएगा x2 क्या है 2 प्लस √3 ये पूरी वैल्यू है ये बात ध्यान रख लीजिए। अब इसके बाद आ जाएगा आपका y3 6 माइनस y1 आ जाएगा 4 इसके बाद आ जाएगा प्लस x3 कितना आ जाएगा 2 x2 के बाद क्या आएगा x बराबर 4 माइनस y2 एक तरीका क्या लाता है 5 6 6 आगे 4 आगे 5 आगे यहाँ पे पहले दूसरे तीसरा 2 2 वर्गमूल 3 और 2 एक तरीका क्या लाता है इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे सवाल हल करेंगे कैसे करेंगे 2 अंदर को हम लोग निपटाते हैं -6 में से 5 गया -1 ठीक है इसको निपटाइए 2 वर्गमूल 3 2 प्लस वर्गमूल 3 है इसका पूरा जोड़ किया जाए 6 में 4 गया 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 ओके। अब 2 का गुणा हम दोनों पद में करेंगे इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये पूरा पद ये बड़ा पद था इसलिए आप इस छोट अगर यहाँ बड़ा था तो प्रेटिक संख्या का गुणा करते हैं हमारे नहीं तो फिर आप पूरा गुणा अगर आपकी जैसी स्थिति आ जाती है 2 वर्गमूल 3 और अगर यहाँ पर मान आ जाता वहाँ 2 ऋण वर्गमूल 3 तब आप क्या करते हैं या फिर आपकी 3 वर्गमूल 3 आ जाता इसमें क्या करते हैं 2 का गुणा करते हैं पूरे पद 3 माइनस वर्गमूल 3 में और फिर वर्गमूल 3 का प्लस फिर प्लस वर्गमूल 3 का गुणा करते हैं
3 माइनस वर्गमूल 3। इस तरह सवाल हम उसको किया करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया, सवाल आपका बहुत सरल आया है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ आया हुआ मान का हमें गुणा करना है। यहाँ 1/2 लिखेंगे, गुणा करेंगे -2 कहलाएगा। ठीक है, आप 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे, मेरे पहले 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 2 कहलाएगा 4। ठीक, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 वर्गमूल 3 कहलाएगा। यहाँ भी आप करेंगे -2 का -2 माइनस माइनस की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/2 -4 प्लस 4 प्लस 2 वर्गमूल 3 आपकी विभाजित हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2 वर्गमूल 3 बटे नीचे 2 आ जाएगा। 1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर यथार्थ वही रहता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 का गुणा नीचे रखेंगे तो 2 से 2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका मान वर्गमूल 3 आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का नहीं निकला अभी आपका त्रिभुज हुआ, बराबर 3 मात्रक, या फिर इसको कह सकते हैं इकाई, ऑगलिक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑगलिक में लिखेंगे इकाई, मतलब मात्रक या फिर इसको कहेंगे हम लोग इकाई, जो भी आप चीज लिखना चाहें। एक हमारा सवाल सॉल्व होकर आ गया है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने क्या किया, बीच का मध्य बिंदु निकाला, मध्य बिंदु जब मुझे प्राप्त हो गया उसको लेकर के हमने क्या किया, हमने क्षेत्रफल निकाला है। मैं तीनों बिंदु का एक साइड का मैंने क्षेत्रफल निकालना शुरू कर दिया। एक नंबर भी हम ले सकते, तत्काल आवश्यकता अनुसार इसको 1 ले सकते, इसको हम 2 ले सकते। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया गया बाद कोष्टक लिखेंगे नंबर 1, ऐसा करेंगे। हमारा नंबर 1 वाला आ गया इस साइड का, अब नंबर 2 आ गया। ठीक है, आइए अब आता है त्रिभुज दूसरा आ गया ACD, इसको हम कह सकते हैं 2 भी ले सकते हैं। का क्षेत्रफल लिखेंगे जैसे हमने आपको बता रखा, क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको बता रखा A का निर्देशांक, C का निर्देशांक, B का। A का निर्देशांक क्या होगा 2,4, B का निर्देशांक क्या होगा 2,6 और D का निर्देशांक होगा 2 - 1 इसको क्रमशः S1/1, इसको S2/2 आपको दिया था, इसको S3/3, ये तीनों आपकी वैल्यू मानी जाती है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब आप आसानी से आराम से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बता रखा त्रिभुज ACD, इसको करेंगे 2 का क्षेत्रफल, 2 नंबर का क्षेत्रफल है। मैंने बताया था यहाँ आगे नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, लेकिन मैं चूंकि आगे इसलिए आ गया कि मेरे पास जगह कम होती है। तो S1/2 -/3 प्लस S2 आप सीधा याद रख सकते हैं, -3 -/1 प्लस S3 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, अब आप आराम से लिख सकते हैं 1/2 लिख देंगे। S1 की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले आगे वाले मान आएंगे, इसके बाद चलेगा 6 -5, सीधा बढ़ सकते हैं आपको। ठीक, फिर दूसरा मान लेंगे, तो दूसरे मान में तीसरे मान का लेंगे 5 माइनस आगे वाला 4, ऐसे भी आप करके बिना सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए तीसरा वाला लिखिए 2 - 3 जब पूरा है, मैंने इसको यहाँ पे ऐसा लगा दिया ताकि कंफ्यूजन न रहे, इसकी नहीं 4 - 6। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 5 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 6 आपका आ गया। जिस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x दूसरा सॉरी 2, हाँ 2 में से मैंने सोचा पता नहीं कॉपी हो जाओ, चेक कर लें 2 2 - 1/2 चलेंगे, गुणा करेंगे, सबसे पहले अंदर निपटाएंगे 2 6 में से गया 1 बचा, प्लस 2 यहाँ क्या बचेगा 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, प्लस अब आपको क्या करना है 2 - -3 एक सा संख्या है, 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, कोई अगर आपको डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हैं। यहाँ आपका कितना आया 1 आया, 2 आ गया, यहाँ 5 में 4 गया 1, तो 2 × 1 आ जाएगा। अब आप आगे चलेंगे बहुत स्लोली चलते हैं, 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 प्लस माइनस बराबर माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 वर्गमूल 3। अब बताइए यहाँ कोई डाउट है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 वर्गमूल 3। अब आप क्या करेंगे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, इसके बाद 1/2 आ जाएगा, 2 2 4 माइनस 4 प्लस 2 वर्गमूल 3, यहाँ पे विभाजित हो गया। 1 का गुणा किसी संख्या में करने पर 2 वर्गमूल 3 आता है,
बटे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, आपका मान आ गया वर्गमूल 3। लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, त्रिभुज एसीडी का या 2 का क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्गमूल 3 आप लिख सकते हैं। मैं इस चीज के पास मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको यहीं पे करके दे रहा हूँ ताकि अब लास्ट वाला मैं अलग से बोर्ड नहीं यूज करूँ। आपका आ जाएगा चतुर्भुज, या फिर आप इसको यहीं रहने दीजिए, आप सीधा सीधा कर लीजिए, एक काम कीजिए, फिर अगला कर लेंगे, तो बड़ी बात है। त्रिभुज ए सी डी 2 का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा वर्गमूल 3, ठीक है, मात्रक या इकाई, ठीक है। आइए टॉपिक पे जो आपको बताया, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी, इसको कहेंगे 1, एम आई राइट, सी के बाद 2 लगाना का क्षेत्रफल आपको जैसे कि ज्ञात है, एम आई राइट। इसके बाद क्या आएगा, त्रिभुज ए सी डी नंबर 2 का क्षेत्रफल। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप एक बार जान लो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है, वर्गमूल 3, और दूसरे वाले का भी क्षेत्रफल कितना है, वर्गमूल 3, दोनों जुड़ जाएंगे। अब बच्चे को डाउट होता है सर जोड़ा कैसे जाए, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ 1 का गुणा रहता है, तो आप वर्गमूल 3 को निकालेंगे तो निकला गया क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, 1 कितना हो जाता है 2, वर्गमूल 3, 2 चूंकि पीछे लिखा जाता है तो 2 कहाँ जाता है आगे, तो 2 वर्गमूल 3 ही लिखा जाता है। इस तरह से वर्ग मात्रक या कह सकते हैं इकाई। ये आंसर हो गया आपका दोनों, बहुत सरल ढंग से निकाला है। पहले मैंने मध्य बिंदु से चौथा वाला हमने चतुर्थांश ज्ञात किया, फिर मैंने क्या किया कि दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात किया, दोनों त्रिभुजों को जोड़ करके आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। अब इसको आप नोट डाउन कर लें प्लीज। हेलो, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पेपर फ्रॉम 2019, क्वेश्चन 822 AB नाम के पेपर में आया था, चौथे का था है, और चौथे का था क्वेश्चन होगा तो शायद 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। दिस इज 2 नंबर आ गया का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, चतुर्थांश बनाना है, चतुर्थांश बनने चाहिए आपको, ठीक है। अब एक आइडिया से बनाएंगे, -1 कहाँ होगा आपका, यहाँ पे होगा पहला -1, और 7 यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ पे आ रहा दूसरा आ रहा 4 यहाँ पे होगा, -3 तो -3 आपका बिंदु यहाँ पे होगा। आइडिया से लगा करके ऐसे आप बिंदु लिख सकते हैं। इस बिंदु को क्या लिखेंगे आप, 4, -3, और इस बिंदु को लिखेंगे आप -1, 7। अब एक बिंदु कितना है, अब हमने शुरुआत की थी ऊपर से, नोटिस कीजिएगा मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, मैंने शुरुआत की थी ऊपर से, M1 ऊपर से बोला जाएगा 2, क्या मान लगाइए, नीचे का सवाल होगा तो यहाँ मान लीजिए 2:3, और इसके बिंदु बताना है, इसके बिंदु में x को माना। आप जब भी क्वेश्चन को मानेंगे, जब भी क्वेश्चन को करेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रूप से ध्यान रखना है कि जो बिंदु हमारा है इसको मान सकते हैं A, इसको मान सकते हैं B, इसको मान सकते हैं C, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि ABC मान सकते हैं। आपका ये बिंदु था बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक मान फाइंड द वैल्यू x and y ज्ञात कीजिए, जो बिंदु -1, -7 और 4, -3 में बोलता हुआ होता है, 4 की वैल्यू यहाँ होगी और 3 की वैल्यू यहाँ होगी, अनुमानित तो हो सकती है आगे पीछे को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुमानित, यहाँ पे 2 हिस्सा होगा, यहाँ पे 3 हिस्सा होगा, ऐसे आइडिया व्यवहारिक करते हैं। इसके सूत्र हो गए x के निर्देशांक, आपको पता है क्या लिखना है, बोर्ड पे लिखना है, आपको दिया है A 1 - 7, दूसरा आ जाएगा 4 - 3, तीसरा आ जाएगा अनुपात 2:3 ज्ञात करना है। बिंदु के निर्देशांक x, y संबंधित सूत्र होगा, आपको जो लिख रहे हैं वो संबंधित सूत्र होगा, फिर हल पे आ जाएगा, हल पे इस तरह से हम करना शुरू करना। हम लोग ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन काफी लाइन खींच करके हमें अंकित करना, लगभग अंकित हो जाएगा। x के लिए होता है M1 x2 M2 x1 बटे M1 + M2, कोई बड़ी बात नहीं, x की वैल्यू निकालनी है,
m1 2 इसका विपरीत होता है। अगर आगे 2 लिखा था तो 2 का विपरीत जाएगा किसकी ओर 4 की ओर, प्लस 3 का विपरीत जाएगा -1 की ओर। आगे m1 हो जाएगा 2 + 3, आगे चलेंगे ठीक है। 2 4 और 3 -1 ठीक है, 2 3 5 4 2 8, फिर इसके बाद प्लस माइनस करेंगे -3 और 3 2 5। बड़े आसानी से हम लोग इस सवाल को हल कर लेंगे। हमें 2 नंबर प्राप्त होने वाला है, जैसे कि आपको पता है 8 में से 3 का 5 बचा, 5 में से 5 भाग दिया कितना बचा 1, x की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो गई 1, इसको हम यहीं लिख दें। अब हम निकालेंगे y अंक का निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक। y अक्ष के निर्देशांक के लिए आपको पता है y बराबर, आपको मैं याद करो अच्छी तरह से, m1/2 m2/1 बटे m1 + m2। जैसे आपको मैंने कई बार बताया है, पूरा टॉपिक चला है, बहुत बारी चलता है, वो चीज़ आपको ज्ञान है। इसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही चीज़ 2 का मल्टीप्लिकेशन -3, 2 का मल्टीप्लिकेशन -3, एम आई राइट, आप समझ गए होंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीप्लिकेशन 7, नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 3 = 5। आगे फिर करेंगे, चेक कर लीजिएगा, 2 × -3 ओके, और 3 × 7 ओके, 3 दूनी -6 प्लस 7 या 21 बटे 5 कर लेंगे, 21 में से 6 जाएगा 15 बचेगा, 15/5 भाग देंगे 3 बचेगा, 22 की वैल्यू 3 आ गई। अगर अब अंत में क्या लिख देंगे सवाल, अतः उस बिंदु के निर्देशांक जो 2 बिंदुओं को अनुपात 2,3 में विभाजित करता है 1,3 होंगे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या थी, उस बिंदु के निर्देशांक 1,3 होंगे, यह है इसका आंसर। ओके राइट माय डियर स्टूडेंट, देखिए आइए सेट 2009 822 AB से 5वें प्रकार 4 नंबर का सवाल है। यदि बिंदु A x, y, B -5,7 और C आपका जो बिंदु है शायद C लिख रखा होगा, C है -4,5, यहाँ C है 4,5, संरेखी हो तो x का और y के बीच संबंध है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी सवाल के लिए इस तरह अंकन करना है, और फिर इसके बाद देखिए b वैल्यू कितनी है -5,7 है, तो यहाँ पे अंकित कर देना है। दूसरा आपको कर देना है -4,5, तो इसको यहाँ कर देना है। तो यहाँ से ऐसे करके थोड़ा करते हुए इस तरह से निकालना, चूंकि x y की वैल्यू पता नहीं, यहाँ पे हो गया आपका x, y, बिंदु 1 हो गया, b -5,7 और -4,5, इस तरह से a b c। अगर संरेखी है तो ax और y के बीच में संबंध है। जब भी सवाल अगर संरेखी सिद्ध करना होगा तो फिर पहला दूसरा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर दूसरे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर प्लस एक प्लस 3, तो तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी के सब जो आएगा उसमें से उसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अगर तीसरे के बराबर तो संबंध हम सिद्ध कर सकते हैं। उसी प्रकार के से अनुपात से के अनुपात एक मान का संबंध रखते हैं। अगर आपको ax और b y या कोई अज्ञात संख्या है उसमें संबंध दिया हो तो इसके लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का उपयोग करना होगा। आपको पता है यदि a b तथा c संरेखीय है, संरेखी माने संग माने साथ, रेखा में एक साथ एक रेखा में तीनों बिंदु स्थित हैं, तब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3/1 -y2, इसका मान 0 होगा, क्योंकि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें अंकित करना पड़ेगा, xy x1/1 x2/2 x3/3। अब आपको करना है, आप ऐसा भी ले सकते हैं, x सीधा आप मापन लगाइए, इसके बाद आ जाइए इस वाले तो इसको लिख दीजिए 7, इसके बाद आ जाइए यहाँ पे तो आ जाइए -5 प्लस, अब पहले वाला लिया था, अब आपको दूसरा वाला लेना है, तो आपको लेना है आपको -5, तो आप इसके लिए कर सकते हैं, एक पोस्टर डाल सकते हैं -5, तो बड़ा पोस्टर डाल सकते हैं। अब इसके बाद आएगी y की वैल्यू यहाँ से लेनी 5, फिर इसके बाद आप आगे पहुंच जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी -5 आ जाएगा। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा वाला आएगा -4, तो आप कह सकते हैं -4, छोटा वाला पोस्टर लगा सकते हैं, बड़ा वाला पोस्टर लगाएंगे, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी y
और -7। अब आप चेक कर सकते हैं सवाल को कैसे, x -5 -4, x -5 -2, ये वैल्यू आपकी हमेशा आगे होगी। दूसरा कैसे, अपने आप ऑटोमेटिक जो -5 यहाँ होगा, जो 5 यहाँ होगा, 22 यहाँ होगा और 7 आपका यहाँ होगा। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अब वैल्यू निकालनी है। आइए पहले का सवाल हल हो रहा था, तो 7 में से 5 का कितना बचा, आपका 2 बचा। तो वैल्यू आपकी प्लस माइनस क्या आएगा, 5 क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 - 22 आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता, यहाँ प्लस माइनस हो गया, यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 22 - 7 इज 22 को पूरा करना है ताकि स्पष्ट हो। 2x -5 का 5 में बढ़ा के देंगे 25 हो जाएगा और माइनस के बराबर हो जाएगा +5। बताइए कोई डाउट होगा बताइए। 2x -5 25 और माइनस प्लस 5y, इस तरह -4y का बढ़ेंगे तो -4y, माइनस प्लस बराबर प्लस, 7 × 28 बराबर 0। अब आपको क्या है, आपको अंक को निपटा देना है। तो क्या जाएगा 2x, 5y में से 4y जाएगा, बचेगा आपका y, और 28 में से 25 जाएगा तो बचेगा 3 बराबर 0। जिस दोनों का सम आ चुका है, समीकरण ही आपका दो चर वाली समीकरण आ चुका है, वही आपका दोनों x y के बीच में संबंध हो सकता है। या अगर आपसे कह सकते हैं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा करके दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एकल मान इसका है y का, तो y बराबर दोनों को पहुँचाइए -2x -3, ये भी आपका क्या लग जा सकता है। या आप कह सकते हैं 2s को यहाँ पर रख सकते हैं, 2s बराबर उसको यहाँ पर ले जाएंगे -y -3 लिख सकते हैं। आपका ये तीनों संबंध आपकी ओर इशारा करते हैं, ताकि टीचर के दिमाग में लगता है ये उसका उत्तर है, इसमें टिक मार करेगा, किसी को लगेगा ये उत्तर है, ये टिक मार करेगा, किसी को लगेगा ये उत्तर है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जो फाइनली आंसर निकल के आता है उसको आंसर के, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आकर 10/4, अब इसको उत्तर 3 हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 × 1/3, भाग देंगे 3 × और 3 × बात आपके 3 उत्तर हो सकते हैं। किसी टीचर को लग रहा है फाइनली उत्तर जो आंसर था, किसी को लग रहा है नहीं एक एक्स्ट्रा और हो सकता था, किसी को लगता नहीं दूसरा भी हो सकता था। तो एक बात ध्यान रखें कि आप तीनों प्रकार के आंसर को लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने आज बोर्ड के क्वेश्चन शुरू किए, कल मैं आप इस टॉपिक को जरूर लूंगा और बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपके बोर्ड के क्वेश्चन को आगे जा सके। आप लोग सोचते हैं जो आपके हिंट में अदर बुक्स में दिए वो क्वेश्चन आते, नहीं, आपके बोर्ड के किस प्रकार से क्वेश्चन आते उनको आप समझें। तब तक के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।